तो एक लंबे सस्पेंस और सियासी सरगर्मी के बाद ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार जिस नाम को लेकर अटकलें थी उसी नाम पर मोहर लगी है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया और उसे सर्वसम्मति से मान भी लिया गया। यानी अब ये साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के साथ प्रदेश के मुखिया देवेंद्र फडणवीस होंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फडणवीस के नाम पर मोहर लगी, विधायकों की ने नेता चुना है। कल शाम होगी शपथ, यानी कि 5 दिसंबर की तारीख जब औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई और डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। एक ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। तो किसको क्या मिलेगा अब आपको वो बता देते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री पद, बीजेपी को मुख्यमंत्री पद मिला है। जैसा कि हमने आपको बताया देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है। बीजेपी के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा और ये भी कहा जा रहा है कि ये गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास यानी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। बीजेपी का ही स्पीकर होगा विधानसभा में और उसी के साथ 22 मंत्रालय है जो बीजेपी के ही हिस्से में रहने वाले हैं। और उसके बाद शिवसेना को क्या मिलेगा, क्योंकि एक अच्छी खासी सीटों की जो संख्या है वो शिवसेना के पास है। शिवसेना से डेप्यूटी सीएम होंगे, शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय भी मिलेगा और इसके साथ साथ विधान परिषद उपसभापति भी शिवसेना से ही रहने वाले हैं। और 12 मंत्रालय भी, 11 से 12 मंत्रालय जो बताए जा रहे थे उसमें 12 मंत्रालय शिवसेना के हिस्से होंगे। ये माना जा रहा है। एनसीपी को भी डेप्यूटी सीएम पद, वही 1+2 वाला फॉर्मूला और एनसीपी से वित्त मंत्रालय जो है पहले भी अजीत पवार के साथ पास था और इस बार भी अजीत पवार के पास ही ये वित्त मंत्रालय हो सकता है। डेप्यूटी स्पीकर भी यहां से ही होगा, यानी कि 2 डेप्यूटी स्पीकर पर भी जो सहमति है वो बनते हुए नजर आ रही है और 10 मंत्रालय भी एनसीपी के पास होंगे। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी अनामिका लगातार हमारे साथ बनी है। अनामिका, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। मुख्यमंत्री कौन होगा जिसको लेकर लगातार अटकलें थी, उन्हीं के नाम पर मोहर लग गई, यानी कि देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो कैसे होना है वो भी साफ हो गया। वित्त मंत्री को लेकर ये कहा जा रहा था कि वित्त मंत्रालय पहले भी अजीत पवार के पास था, इस बार भी वही रहेगा। और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मंत्रालयों को लेकर के भी अभी बहुत तस्वीर साफ नहीं हो पाई। अभी असमंजस है इसमें, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो गुट है वो चाहता है कि जो गृह विभाग है वो उनके पास रहे, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो उनके पास रहे, लेकिन गृह विभाग आमतौर पे मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। ऐसे में देखना ये होगा कि फडणवीस को मुख्यमंत्री की कमान तो मिल गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग है जो कि अपने आप में काफी अहम होते हैं सरकार चलाने के लिए, वो विभाग किसके खाते में जाते हैं। अजीत पवार का भी बार बार दावा, अजीत पवार के गुट का ये बार बार दावा है कि भाई सीटों में यानी कि सर्वसम्मति से आज विधानसभा संसदीय दल के नेता के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को सबने नेता के स्वरूप में चुना है। एक मत से हुआ, सभी लोगों ने, सभी सीनियर लोगों ने प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। अन्य कोई नाम का प्रस्ताव ही नहीं था। एक मत से चुनाव प्रक्रिया यहां हुई और देवेंद्र फडणवीस जी को नेता घोषित किया है। और यहां आज हमारी
संसदीय दल के नेता की चुनाव की सभी प्रक्रिया अच्छे वातावरण में उत्साह के साथ, आनंद के साथ संपन्न हुई है। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, एक्चुअली हमारी पार्टी कलेक्टिव डिसीजन लेती है। कलेक्टिव डिसीजन में कभी कभी देर भी होता है। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, तभी तो 1 2 3 4 हो जाता है। तो कलेक्टिव और गठबंधन का हमने जो चुनाव लड़ा, तो गठबंधन में सबको साथ चर्चा विचारणा करते हुए ये निर्णय हुआ है। तो थोड़ी देर लगी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है। कोमल का एक बार रुक कर लेते हैं। कोमल, देखिए, जिस तरीके से तीसरी बार सीएम बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी भी चर्चा जो है वो पोर्टफोलियो पर हो रही है। बिल्कुल, देखिए, पोर्टफोलियो को लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, लेकिन इस बीच पिछले 12 दिन से सीएम के चेहरे को लेकर के सस्पेंस था, लेकिन ये सस्पेंस जो है पूरी तरह से अब देखिए इस पर मुहर लग गई है। लेकिन बात अगर अब हम करें तो पोर्टफोलियो को लेकर के पेच फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए गृह मंत्रालय को लेकर के जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय को लेकर के भी कहीं ना कहीं बीच में जो है पेच फंसा हुआ था। जो एकनाथ शिंदे अपने गाँव गए थे, पैतृक गाँव गए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि एक नाराजगी है जिसकी वजह से अभी उन्हें सोचने का समय चाहिए। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से साफ तो कर दिया था, लेकिन अगर उनके गुट के नेताओं की बात करें, विधायकों की बात करें, तो होम मिनिस्ट्री को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक बयान सामने जरूर आता है कि होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो जो है वो चाहते हैं। ऐसा सूत्र भी हमारे दावा कर रहे हैं। ठीक है कोमल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक वो प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं देवेंद्र फडणवीस की, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि लौट कर आएंगे, और साथ ही एक शायरी भी उन्होंने गुनगुनाई थी और उसके जरिए बताया था कि दमदार तरीके से वापसी करेंगे। जरा आपको वो सुनवाते हैं। देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। और अब बात करेंगे संभल की, जहां सियासत की घुसपैठ देखने को मिल रही है विपक्षी नेताओं के द्वारा। संभल हिंसा पर सियासत लगातार जारी है और संभल हिंसा को लेकर के कांग्रेस और सपा में रेस लगी हुई है। दोनों में आरोपियों का हमदर्द बनने की होड़ लगी हुई है। अभी तक अखिलेश आवाज उठा रहे थे और अब राहुल प्रियंका भी मैदान में उतर आए हैं। खास तबके की वोट बैंक साधने की जो कोशिश है वो उनके द्वारा की जा रही है। संभल कूच करना चाहते थे राहुल गांधी, हालांकि उन्हें रोक दिया गया है, वापसी हो गई है उनकी। लेकिन जिस तरीके से ये सियासत हो रही है, इस पूरे मुद्दे पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार और भी मुद्दे थे, वहां पर क्यों नहीं गए। अब बड़ी जानकारी आपको देते हैं। संभल कूच नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी, संभल जाने से उन्हें रोक दिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका वापस लौट गए हैं, दोनों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि उनके जो पूरा काफिला था वहां पहुंचने की वजह से अच्छा खासा जाम भी लग गया था। दिल्ली से लेकर के जो लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी आज कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हुई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हालांकि गुजारिश भी की गई थी मुरादाबाद के डीएम के द्वारा कि आप 10 तारीख तक ना आए, 10 तारीख तक पाबंदी लगी हुई है, अभी माहौल खराब हो सकता है, माहौल में शांति है। और इसे लेकर के 4 जिलों के डीएम को भी चिट्ठी लिखी गई थी कि अपने ही जिले में राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया जाए, और वही हुआ। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी और बैरिकेडिंग करने के बाद राहुल गांधी को रोका गया। गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। और वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के दी है कि आखिर राहुल गांधी किस तरीके से जो सियासी यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही है उस पर यहाँ पर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं।